अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने, अद्वियात को कम से कम इस्तेमाल में लाने और बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए पोल्ट्री बर्ड्स के तौलीदी, सांस, हाजमा और अहराज के निज़ाम को बगौर समझें। मुर्गियां अंडे ना दें, नागा करें या अंडे देना बंद कर दें तो जहां पे दूसरी बहुत सी वजूहात होती हैं, वहीं पे एक वजह ये भी होती है कि ओवरी या ओविडक्ट में सोजश हो जाती है। मुर्गियों के अजसाम के वो हिस्से जहाँ पे अंडों की तैयारी होती है वो जगह सूजने लगती है और इसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ अक़साम के जरसूमे हैं जो कि अंडा बनाने के अमल में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए अपने फ्लाक से, कीमती चिकन से अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए आपको इन मोज़रे सेहत जरसूमों की पहुंच से अपनी मुर्गियों को दूर रखना है ताकि अंदरूनी जख्म न बने और आपके कीमती परिंदे आपके लिए बाइसे नुकसान साबित ना हों। शेयर करता चलूं कि जब भी इकोलाई जैसा जरसूमा आपकी मुर्गियों पे हमलावर होगा, चाहे उसकी वजह बहुत ज़्यादा गंद कचरा हो या बायोसिक्योरिटी का फुकदान या माइकोप्लाज्मा या साल्मोनेला, इसके अलावा दूसरे जरसूमे भी मुतासर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात और केसेस इन तीनों के ही होते हैं, यानी इकोलाई, साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा, जो कि ओवरी की फैलोपियन ट्यूब्स की सोजश का बायस बनते हैं, जिसे हम साल्पिंजाइटिस का नाम देंगे, जिसका हल इलाज यही है कि इन जरसूमों को फलने फूलने और चिकन्स तक रसाई से रोका जाए। इन मोज़रे सेहत पैथोजेंस की वजह से फॉलिकल्स यानी पटक की सोजश होगी, अंदर की जानब खून की इजाफी रगें बनेंगी, जहां अंडा तैयार होता है, जिस जगह से जिस्म से बाहर निकलता है उस जगह पे इन्फेक्शन के फैलने के बायस फ्लाक में अंडों की तादाद कम हो जाएगी। लिहाजा या तो घरेलू और कमर्शियल बर्ड्स के लिए लहसुन इस्तेमाल करवाएं ताकि बैक्टीरिया का खात्मा करके ओवरी को सेहतयाब कर सकें, और अगर ये नहीं तो बतौर मतबादल आपके पास मौसर एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए या एनरोफ्लैक्सासिन या उन एंटीबैक्टीरियल्स का आमेज़ा जिनमें एमॉक्सिसिलिन और कोलिस्टिन दोनों मौजूद हों। इन्हें तजवीज़ करदा ऊपर लिखी हुई मिकदार और महसूस दौरानिये से इस्तेमाल करवाएं। आपके परिंदे, आपका कीमती फ्लाक ऐसी नौबत तक ना पहुंचे, उसके लिए आपको कुछ महसूस इक़दामात करने पड़ते हैं जो कि हर बर्ड सेटअप पे होने चाहिए, जैसा कि सफाई सुथराई, जरासीम कुशी, बायोसिक्योरिटी, इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी निज़ाम तौलीद के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। सबसे पहले ऊपर की जानब ओवरी वाला हिस्सा, जिसके अंदर इस तरह से स्टिग्मा, पटक यानी फॉलिकल्स वगैरह बने होते हैं। इन्फेक्शन की सूरत में इन फॉलिकल्स पे गैर ज़रूरी रगें दिखाई देंगी और ये वक्त के साथ साथ सिकुड़ते जाते हैं। यहाँ पे ओवा बनते हैं। उनके बनने के बाद जब आगे अंडा बनना शुरू होगा तो पहले इसने इनफंडिबुलम में जाना है, जहाँ से मैग्नम में, फिर इस्थमस से शेल ग्लैंड या यूट्रस में, और यहाँ से वेजाइना से होते हुए वेंट के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। सामने मौजूद हिस्सा ओविडक्ट है। इसमें इनफंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, शेल ग्लैंड और वेंट शामिल हैं। दोनों में से यानी ओवरी या ओविडक्ट में से एक भी डैमेज हो जाए तो चिकन्स की अंडे देने की सलाहियत मुतासर होने लगती है। सुनने समझने में ये नाम टर्मिनोलॉजीज ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन इनकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। अमल तनफ़्फ़ुस के हवाले से कीमती मालूमात शेयर करता चलूँ। सांस के निज़ाम ने ऑक्सीजन को जज़ब करना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर यानी टॉक्सिन्स वगैरह और हरारत को बाहर निकालना होता है। इस निज़ाम, इस सिस्टम की वजह से जिस्म में तेज़ाबियत का तवाज़न बरकरार रहता है। सांस की नाली और दीगर हिस्सों को निज़ाम तनफ़्फ़ुस ने साफ़ रखना होता है। अब अगर आपने निज़ाम तनफ़्फ़ुस के कामों को अच्छी तरह से समझना है तो पहले आप इसके हिस्सों के बारे में सीखेंगे। सर वाले हिस्से से आगाज़ होगा। इस एरिया में निज़ाम तनफ़्फ़ुस के जो हिस्से हैं, इनमें नाक के सुराख, नाक वाली जगह पे मौजूद हला और मुंह के ये वाले हिस्से शामिल होते हैं। यहाँ से ग्लॉटस या लेरिंग्स खुलता है, हवा अंदर दाखिल होती है और इसी हवा ने आगे ट्रैकिया यानी सांस की नाली, जिसे आप विंड पाइप का नाम देते हैं,
उसके जरिए आगे की जानब मुंतकिल होना होता है। सामने मौजूद हिस्से को आप सिरिंक्स का नाम देते हैं। इसके साथ आगे छोटी सी पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है। यहाँ से हवा आगे फेफड़ों में दाखिल होगी। आपका कीमती फ्लाक आईबी जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाए या कोई और ऐसी सांस की बीमारी कि जिसमें अंदर की जानब ऐसे प्लग बनना शुरू हो जाए। इस ब्लॉकेज की वजह से पोल्ट्री बर्ड्स के लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। यहाँ ऊपर की जानब एयर सैक्स यानी हवा की थैलियाँ होती हैं जिनमें मुख्तसर मुद्दत के लिए हवा भरी जाती है। ये हवा की थैलियाँ बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, इतनी वाज़िया क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर की जानब से देखने से नीचे मौजूद फेफड़े आपको साफ दिखाई देने चाहिए। निज़ाम तनफ़्फ़ुस की सेहत या हिफाजत इन 3 दफ़ाई तरीक़ाकार के तहत होती है। पहला, म्यूकस सेक्रेशन यानी कि जिसमें रतूबत खारिज होती है, ट्रैकिया के अंदर हल्की मिकदार में रेशा का इकट्ठा होना। दूसरा, सीलिया ऐसी साख्तें जो मुख्तलिफ ज़र्रात को बहुत से बाहर की जानब से आने वाले छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को अपने अंदर जकड़ लेते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं। ये काम सीलिया म्यूकस से मिलकर करते हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों में सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्कैवेंजर सेल्स का नाम दिया जाता है। ये सफाई करने वाले हुलिये हैं। ज़र्रात बैक्टीरिया को मारना, जिस्म से बाहर निकालना, ये इनका काम है। ये तीनों आपस में मिलकर ये सारा फंक्शन करते हैं। अगर म्यूकस गाढ़ा हो जाए तो सीलिया अच्छी तरह से काम नहीं करते। सीलिया सही तरीके से काम ना करें तो आगे की जानब मौजूद सेल्स बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाते। इनमें से कोई एक भी ठीक काम ना करे तो सारे का सारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस मुतासर हो जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स को जब छींकें आती हैं, गरगराहट की आवाज़ सुनाई देती है, वो खांसी कर रहे हों, चिकन्स के हलक से मुख्तलिफ आवाज़ें निकले, मुंह, नाक, चूंच के इर्द गिर्द या मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजश दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि चिकन्स या तो यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी मुंह के ऊपर वाले हिस्से में अपने अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन ले चुके हैं। इस तरह की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल ऐसी अलामात देखकर आप समझ सकते हैं कि ये इन्फेक्शन अब निचले हिस्से तक भी चला गया है, फेफड़ों, एयर सैक्स और बाकी हिस्सों तक। अब जैसे ही आपको इस तरह का कोई एक भी जानदार पूरे फ्लाक में दिखाई दे तो सबसे पहले इसे अलहदा करें, क्योंकि इसकी सेक्रीशन से, म्यूकस से, बीठों से, परों से, सांस के अहराज से ये वाला मर्ज, ये इन्फेक्शन दूसरे चिकन्स तक भी फैलता जाएगा। सारे का सारा फ्लाक अनकरीब इस मर्ज की जद में आ जाएगा। फ़ौरन इसकी सपोर्टिव केयर करें जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह शामिल हैं। ऐसा माहौल मुहैया करें कि जहाँ पे मुतासरा जानदार कदरे पुरसकून महसूस करे। अगर आपके फ्लाक में सांस की बीमारी, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट या खराब देखभाल के बायस आए तो इसे ठीक करना, इसकी ट्रीटमेंट करना आपके लिए कदरे आसान रहेगा बनिस्बत अगर चिकन्स वायरस की ज़द में आ जाएं। लेकिन सपोर्टिव केयर करना, जिस्मानी ताकत दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश करना, इम्यून सिस्टम को अच्छे तरीके से काम करने के लिए कुछ ना कुछ देना, ये आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए। जितनी जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ लेंगे उतना इसको ट्रीट करना, मुतासरा जानदार को नॉर्मल हालत में लाना आपके लिए आसान रहेगा। घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स हैं तो महंगी अद्वियात खरीदने के बजाय करीबी मेडिकल स्टोर से वेंटोलिन खरीद कर इस्तेमाल करवाएं। जब भी कीड़े मर दवा का इस्तेमाल करना हो तो अपने जानदारों को इस दवा से दूर रखें। जरासीम कुशी के दौरान कोशिश होनी चाहिए कि जो डिसइंफेक्टेंट यानी जरासीम कुश दवा इस्तेमाल करें उसे या तो जानदारों की मौजूदगी में स्प्रे किया जा सके या फिर चिकन्स को एक साइड पे कर लें फिर स्प्रे करें। फ्लाक को उसके जिस्मानी वजन, उम्र के हिसाब से मतवाजन गज़ा मुहैया करें जिसमें तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब तवाज़न हो। ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें। मौसम गर्मा में 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा साफ़ पानी फराहम करें। वक्तन फ़ौक्तन अपने पोल्ट्री बर्ड्स की हरकत और सकनात, बर्ताव को बगौर देखें। कोई एक भी जानदार किसी भी किस्म के मसले का शिकार दिखाई दे तो बिला ताहीर इसके मुतासर होने की वजह तलाश करें। सुबह के वक्त चिकन्स की बीठें देखें ताकि किसी एक बीठ में भी कीड़ा वर्म दिखाई दे तो बिला ताहीर फ्लाक की डिवर्मिंग करवा सकें।
تاکہ چکنز انیمیا، سوکڑا یعنی کمزوری کا شکار نہ ہوں، نہ ہی پیداوار متاثر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔